हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन। आज हम क्लास 11 का सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझते हैं। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो आसान है, वो आसानी से समझ में आ जाते हैं। बट सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है फर्स्ट और थर्ड जैसा नहीं है, वो दोनों का मिक्स है थोड़ा थोड़ा। देखिए कैसे, हम वैसे अगर मोटा मोटा देखें तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है जो फोर्स होता है वो मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होता है। यदि हम डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन में बताता है यदि मोमेंटम में चेंज आता है तो ये जो चेंज इन मोमेंटम वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। हमने देखा फोर्स जो होती है वो एम ए के इक्वल होती है, बट यहाँ बता रहे इसके प्रोपोर्शनल होती है। देखिए, चेंज इन मोमेंटम कैसे कह सकते हैं, अगर हम देखें तो डेल्टा पी पॉइंट डेल्टा टी प्रोपोर्शनल एफ, ये हमारा बनता है इक्वेशन। यदि हम यहाँ से देख के से एक तरह से समझे न्यूमेरिकली। बट डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा होता क्या है? डेल्टा देखिए, डेल्टा डी एक और होता है, बट मेन ये दोनों होते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। किस तरह का चेंज? जैसे कि दो में से एक माइनस करते हैं तो एक आता है, दो में से एक माइनस करते हैं तो एक आता है। ये हमारा डेल्टा में मतलब तो दोनों का चेंज ही होता है, बट ये डेल्टा यूज होता है कोई बड़ा चेंज। जैसे दो में से एक माइनस हुआ एक आया, 5 में से एक माइनस हुआ 4 है। अभी ये वाला डी किस लिए यूज होता है? इसे डेल्टा बोलते हैं, इसे डी बोलते हैं। ये हमारा आता है जैसे कि कोई पॉइंट में वैल्यू ले लेते हैं 0.25, इसमें से हम कोई बहुत छोटी यूनिट मतलब बहुत छोटा नंबर माइनस करते हैं 0 ऐसे करके एंड में 1 माइनस करेंगे तो 0 ऐसे करते करते जो भी नंबर आएगा ये हमारा आता है डी में। इसे हम डी से डिनोट करते हैं। यहाँ डेल्टा पी का मतलब है यहाँ थोड़ा ज़्यादा चेंज आ रहा है। हम यहाँ छोटा भी चेंज ले सकते हैं क्योंकि मोमेंटम हम जानते हैं मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होता है। वहाँ मास भी छोटा हो सकता है, एक्सीलरेशन भी बड़ी, कुछ भी हो सकता है। वहाँ मास भी छोटा हो सकता है, एक्सीलरेशन भी छोटी हो सकती है। यदि ऐसा होता है चेंज आता है तो हम छोटे डी से डिनोट करते हैं। यदि मास एक्सीलरेशन उनके बीच बड़ा चेंज आता है तो हम डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स। अभी इसके आगे मुझे इक्वल का साइन लाना है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ले लूँगा। जैसे कि हम ओम्स लॉ में लेते हैं रेजिस्टेंस को कांस्टेंट लेके, वैसे ही यहाँ पे हम के ले लेते हैं। हमने सपोज किया के जो होगा मेरा के बराबर होगा 1 के, ये हमने सपोज किया के इज इक्वल टू 1। तो मेरा आ जाता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स, ये आता है। बट हमने अभी ऊपर देखा फोर्स होती है वो मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होता है, बट यहाँ पे तो कुछ और ही आ रहा है। देखिए फोर्स, इसके सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एक दो तरीका और होता है वैसे भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें इसे तो घूम फिर के हमारा आता यही है। कैसे? डेल्टा पी है, डेल्टा पी या फिर पी को हम एम भी कहते हैं, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। यहाँ पे चेंज आया है तो मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट पोजीशन से मोशन में आया, तो यहाँ पे मोमेंटम जो हुआ चेंज में आया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एम वी माइनस एम यू किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के। देखिए रेस्ट में जो टाइम जो होता है वो 0 होता है, जब मोशन में आता है तो टाइम बढ़ता है, तो हम इसे डायरेक्ट टी से डिनोट कर लेते हैं। ये बराबर होता है हमारे एफ के। ठीक है, अब इसके आगे यदि हम सॉल्व करते हैं, इसके आगे देखिए m मानते हैं m कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन या रेस्ट में भी m कांस्टेंट था, मोशन में आया तब भी m कांस्टेंट था। अभी आगे वेरिएशन भी पढ़ेंगे कि m चेंज भी हो जाता है, कैसे होता है वही पढ़ेंगे। देखिए एम वी माइनस एम यू, एम कॉमन लिया मैंने तो यहाँ पे आया v माइनस यू अपॉन में टाइम बराबर f के। देखिए v माइनस यू अपॉन टी ये होता है हमारे एक्सीलरेशन के इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि f जो होता है ma के इक्वल आता है। यहाँ से हमारा ये जो फॉर्मूला होता है ये ड्राइव होता है फोर्स का। ठीक है, अब मैं पूछूँ और किसी तरीके से कह सकते हैं ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कोई और तरीका, इसके अलावा कोई और तरीका होता है? तो हम देखेंगे यदि हम डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करें, कैलकुलस में हमारा इंटीग्रेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन और भी होता है। यदि हम डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करें तो हमारा एक ऐसा भी फॉर्मूला आता है। देखिए कैसा आता है, अभी समझते हैं। हमने अभी डी समझा था, डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है थोड़ा सा चेंज। अब मानते हैं किसी मोमेंटम में
कोई ऑब्जेक्ट मूव हुआ, उसमें मोमेंटम क्रिएट हुआ, अब उसमें थोड़ा सा चेंज आया तो हम लिख देंगे डी, यहाँ पे मोमेंटम लिखेंगे पी अपॉन डी, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के, तो टी, ऐसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अभी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देख पी हम जानते हैं एम वी के इक्वल होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। हम इसे पी की वैल्यू रख देंगे एम और वी। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि पी एम वी के इक्वल होता है। मोमेंटम जो होता है मास की वजह से भी बढ़ सकता है, वेलोसिटी की वजह से भी बढ़ सकता है या घट सकता है। एम वी, आप देखिए मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है, यदि कोई दो नंबर, दो वेरिएबल कह लो, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होता है तो हम एक को बाहर लेते हैं, एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर दूसरे को बाहर लेते हैं, एक का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम इसे सॉल्व करें तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, पहले मैं एम बाहर ले लेता हूँ, डिफरेंशिएशन वी का कर लेता हूँ, अगले में वी को बाहर ले लेता हूँ, एम को अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मेरा एक और फॉर्मूला बनता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। अब ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कहाँ होता है, हमने ये समझा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, क्या चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली फोर्स, ये हमने देखा। बट ये अप्लाई कहाँ होते हैं, फॉर्मूले कहीं अप्लाई भी होते हैं, तो होते हैं। यहाँ पे हम ध्यान दें, तीनों फॉर्मूले को अप्लीकेशन समझेंगे। देखिए यहाँ पे फोर्स होती है, हम जानते हैं एम, यहाँ पे एम हमेशा कांस्टेंट होता है, एफ फोर्स होती है, हम जानते हैं एम हमारा यहाँ पे कांस्टेंट मास होता है। कि कहने का मतलब यहाँ पर भी मास सेम था, आगे जब मूव भी करेगा, मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट जो भी है क्रिएट हुई, तो आगे ही मास जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एफ एम ये हमारा एक्सीलरेशन होता है। फोर्स किसकी वजह से, मास जब कांस्टेंट होगा। बट हम यदि एग्जांपल लें, कोई रॉकेट होता है, इसका जो मानते हैं पूरा जो है इसके अंदर मास है, रेस्ट से जब मोशन में जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ से गैस निकलती है, गैस निकलती है। इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, कहने का मतलब मास जो है लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ मास में चेंज आ रहा है। तो यदि हम देखना चाहेंगे कि कितनी फोर्स से ऊपर जा रहा है ये रॉकेट, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये हमारा तब अप्लाई होगा जब कोई कांस्टेंट मास होगा, जैसे बॉल होती है, बॉल का कोई कांस्टेंट मास होता है, वहाँ अप्लाई हो सकता है कि कितनी फोर्स आएगी, वहाँ अप्लाई हो सकता है। बट इस केस में, रॉकेट के केस में, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। हाँ, बट हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि फोर्स निकालना है तो हम इसे इस फॉर्म में, इसका मोमेंटम निकाल के विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम निकाल के हम वहाँ से फोर्स पता कर सकते हैं। वहाँ एप्लीकेबल है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे जब यहाँ पे चेंज आता। या फिर हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला। अब ये वाला कैसे यूज़ होता है समझिए, यहाँ पे तो मोमेंटम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, तो हमारी फोर्स निकलेगी। बट यहाँ पे इसमें समझ नहीं आएगा कि क्या क्या निकालना है, कैसे कैसे करना है। देखिए समझिए भी, फॉर्मूले में पहले देखिए, ये होता है मास, ये होता है मास, वेलोसिटी। हमने अभी देखा कि मोमेंटम में चेंज मास की वजह से भी आ सकता है, वेलोसिटी की वजह से। जब कोई रॉकेट मानते हैं ऊपर की तरफ जाता है, तो इसमें मास में भी चेंज आ सकता है, मास में चेंज आता है। वेलोसिटी में तो आते ही जब कोई ऑब्जेक्ट जो था मूव करता है। यदि इस केस में यदि मास में 5 का चेंज आया, इसका था 50, मास जो था वो था 50 kg था, चेंज जो आया वो 5 kg का आया, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे, m वेलोसिटी में चेंज आना, तो हम इसे v मानते हैं। जब ये मूव करा तो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, और जब रेस्ट में था तो v था 0, ठीक है। या फिर v मानते हैं 5 kg तब घटा होगा जब ये मोशन में आया होगा, तो v मानते हैं 2 मीटर पर सेकंड थी, v मानते हैं 2 मीटर पर सेकंड। टाइम को हम ऐसे रहने देते हैं, सपोज करते हैं इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्सीलरेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए v चेंज आया v में, तो हम इसे ऐसे लिख लें v माइनस यू अपॉन टाइम। यहाँ पे चेंज आया मूवमेंट इसमें वेलोसिटी में, तो v माइनस यू होगा
टाइम में चेंज आया तो हम कह सकते हैं टी, इसे हम ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो एम ए हो गया, प्लस में मास में चेंज अगर आता है तो हम यहाँ पे वही है एम ए लिख सकते हैं। अभी पहले इतना समझिए कि यहाँ पे मैं ए लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, और यहाँ पे मास में चेंज आ रहा है तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ करके हम अप्लाई करेंगे। अभी पहले इसका देख, यदि 5 kg का चेंज आता है, पहले था 50 kg मास, फिर आता है 5 kg का चेंज, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मास में चेंज आ रहा है तो हम यहाँ -5 करके 50 में माइनस करेंगे तो हमारा 45 kg जो होगा मास आ जाएगा, वहाँ से 45 kg मास आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे एक्सेलरेशन की, तो वहाँ से फिर हमारा आ जाएगा फोर्स, क्योंकि ये फॉर्मूला भी फोर्स के इक्वल होता है। ये तो हमने समझा कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन की क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे ड्राइव होते हैं। अब इसका एप्लीकेशन समझते हैं। एप्लीकेशन जो होता है समझ नहीं आता है। जैसे सपोज कीजिए कोई बॉल आ रही है मेरी तरफ और मैं जो हूँ बॉल कैच करने के लिए अपने हाथ पीछे ले जाता हूँ, वहाँ से जो है मोमेंटम में चेंज आता है। मोमेंटम क्या होता है, एम वी माइनस एम यू। मोमेंटम ये होता है जब बॉल आ रही है, पहले कुछ और वैल्यू ठीक मेरे हाथ में आ रही थी, तो वेलोसिटी जो है मैंने चेंज बढ़ाता गया किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये होता है मोमेंटम। बॉल आ रही थी, मैं कैच कर रहा था, मैंने हाथ धीरे धीरे पीछे लिए तो बॉल जो है उसकी टाइमिंग बढ़ गई, उसमें जो था ये हमारा मोमेंटम, ये जो था इसमें चेंज आने लग गया। इतना चेंज आने लग गया कि एक टाइम ऐसा है कि मैंने बस हल्का सा हाथ लगाया और बॉल आसानी से कैच हो गई। वहाँ पे मैंने फोर्स लगाई काफ़ी कम। कहने का मतलब यदि फोर्स मैं ज़्यादा लगाऊंगा, बॉल काफ़ी तेज़ी से आ रही है और उसमें मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा, और मैं हाथ लगाऊंगा तो मेरे हाथ में काफ़ी तेज़ फोर्स लगेगी। यदि मैं उसकी टाइमिंग बढ़ा दूंगा तो मेरे हाथ में जो फोर्स अप्लाई होगी बॉल के द्वारा वो काफ़ी कम होगी। ये इसकी एप्लीकेशन थी। तो यही था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।